नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में आज हम हिंदी भाषा और विज्ञान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों का अध्ययन करेंगे। मैप के माध्यम से हिंदी भाषा का क्षेत्र अध्ययन करेंगे। मिश्रित बोलियां क्या होती है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया नामांकन के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह भी आप ध्यान रखें, यदि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ का एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी जगत में यह आज का क्लास जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और आपको तन मन धन से लग जाना है। इसलिए कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मित हो सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पे परत निशान। कहने का अर्थ है कि रस्सी जब किसी पत्थर पर बार बार आती जाती है तो भी वहाँ अपना निशान छोड़ देती है। तो फर्स्ट में हम हिंदी भाषा बोलियाँ और उपबोलियाँ पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अनेक अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। एक कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले, ठीक है, कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। कहने का अर्थ है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जब कहीं भी जाएंगे तो हर एक कोस पर क्या होगा, पानी का जो स्वभाव है, पानी का स्वाद है वो चेंज हो जाएगा और चार कोस पर भाषा बदल जाती है। ठीक है, इस तरह से। तो हम फर्स्ट में भाषा का कुछ सार्थक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाषा किसे कहा जाता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भावों और विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहा जाता है। यदि भाषा न होती तो आज इतना देश में विदेश में लोग आने जाने की बात ही नहीं करते और विकास भी नहीं होता है। ठीक है, भाषा बोली क्या तो बोली होता है, उसके बाद उपभाषा बनता है और भाषा का विकास होता है। ठीक वैसा ही होता है जैसे गांव से कस्बा बनता है, कस्बा से शहर बनता है, शहर से बहुत बड़ा शहर बन जाता है, महानगर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार भाषा का भी विकास होता है। ठीक है, शून्य से जाता है, फिर 1 2 3 करके ऐसे उसका विकास होते जाता है। भाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या कहते हैं यह भी आप ध्यान रखेंगे। बाबू राम सक्सेना बहुत बड़ा हिंदी व्याकरण के जगत में विख्यात व्यक्ति होते हैं। उनका कथन है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विनिमय करता है, ठीक है, विनिमय मतलब अपना विचार एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है, लेन देन करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा के अनेक रूप होते हैं। ठीक है, हमारे देश में हर कोने में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है। भाषा के क्या होता है, अपना व्याकरण होता है, पर बोली का अपना व्याकरण नहीं होता, यह याद रखेंगे। उसी प्रकार कामता प्रसाद कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों की विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। ये किनके अनुसार? तो कामता प्रसाद के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है। उसी प्रकार भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा जैसे हमारे जो भी भाषा, पहले आर्य भाषा लोग क्या किस भाषा का प्रयोग करते थे? वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, इन्होंने हमारे देश के विभिन्न विद्वानों ने, वैज्ञानिक ने, भाषा वैज्ञानिकों ने आर्य भाषा को अध्ययन किया तो पता चला कि आर्य भाषा जो था 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक चला था। इसके अंतर्गत दो भाषा फैली हुई थी, प्रेजेंट था। कौन कौन? वैदिक संस्कृत और एक संस्कृत जिसको लौकिक संस्कृत बोला जाता है। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक चली थी। यहाँ पे ईसा पूर्व के अर्थ है दोस्तों, जब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय से 1 2 3 4 काउंटिंग होने लगा, लेकिन ईसा मसीह से पूर्व हम लोग उल्टा गिनती चलते थे। ठीक है, उसी को 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना गया है। और सेकेंड है प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत एक संस्कृत है जिसको लौकिक संस्कृत भी बोला गया है। वैदिक संस्कृत इसलिए इसका नाम रखा गया 2800 ईसा पूर्व तक, क्योंकि यहाँ पे वेदों की रचना हुई थी दोस्तों। इस सही समय में, इस कालखंड में वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसका नाम वैदिक संस्कृत रखा गया है। आप भूलेंगे नहीं, हो सके तो आप लिख लेंगे। और कब तक चला? 800 ईसा पूर्व। उसके बाद संस्कृत आ गया, लौकिक संस्कृत आ गया, अर्थात संस्कृत का दूसरा रूप आ गया। तो 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, कौन? तो लौकिक संस्कृत। बहुत बार प्रश्न में पूछा है, इसे रट लें। उसके मध्यकालीन आर्य भाषा 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक चलता है। यहाँ पे मध्यकालीन आर्य भाषा कहने का अर्थ होता है हमेशा हर चीज़ का विकास होता है, वह भाषा का हो, समय का हो या किसी शहर का, हर चीज़ का विकास होता है समय के अनुसार।
तो इसके 3 कालखंड हो गए हैं, एक पाली, दूसरा प्राकृतिक भाषा में रखा गया है और एक अपभ्रंश। तो यहाँ पे मन में आपके उठता होगा कि अपभ्रंश किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का अर्थ होता है कि अनेक विद्वान ने अनेक तरह के परिभाषा दी है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ भाषा, ठीक है, बिगड़ा हुआ भाषा। इसका अर्थ क्या होता है कि जो भी देखते हैं कर्कशता, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाषा तो हिंदी बोलते हैं लेकिन उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट भाषा, दोनों चीज़ याद रखेंगे। तो फर्स्ट में पाली भाषा। पाली भाषा जो होता था उसी समय गौतम बुद्ध वगैरह का समय था, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चला था। बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे यदि आप इग्नोर करेंगे तो जीवन भर आप पछताएंगे। तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक कौन सी भाषा चली थी? तो पाली भाषा चली थी। उसके बाद पाली ने प्राकृतिक को दिया, क्या दिया ऐसे याद रखेंगे, पाली ने प्राकृतिक दिया। तो प्राकृतिक भाषा के द्वितीय प्राकृतिक भी बोला जाता है। तो 500 से 1000 ईस्वी तक चला था। टीजीटी पीजीटी ने बहुत बार पूछ दिया है, ठीक है। यहाँ से आप रात दिन रट लेंगे, मरते दम तक ले पढ़ते रहेंगे। फिर से सुनेंगे, पाली भाषा का समय कितना है? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृतिक का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। यहाँ पे पाली में ईसा पूर्व दिया हुआ है, 500 ईसा पूर्व। वहाँ आपको क्वेश्चन परीक्षा हॉल में 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में अलग अलग रहेगा। तो फंसाने के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान रखेंगे, पाली जब भी पूछेगा तो 500 ईसा पूर्व ध्यान रखेंगे, यहाँ 500 ईसा पूर्व। उसके बाद 1 ईस्वी, फिर प्राकृतिक 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। और 500 ईस्वी से 1000। प्राकृतिक को कैसे याद रखेंगे? देखिए, पूरी दुनिया को जो सजाया है, पृथ्वी को प्राकृतिक ने सजाया, और प्राकृतिक एक है, ठीक है, ईश्वर एक है। तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ऐसे रटेंगे, तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। उसी प्रकार है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। आधुनिक कहने का अर्थ होता है कि यहाँ पे हुआ क्या आधुनिक भाषा में, कि मशीन का, ठीक है, मशीन का प्रयोग होने लग गया। और आधुनिक भाषा में हर चीज़ों को ध्यान में रख करके, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, ठीक है, उसी को तो आधुनिक नाम दिया जाता है। केवल एक तरफा देख करके कोई चीज़ निर्णय लेना या साहित्य लिखना, वो आधुनिकता की ओर बोध नहीं करवाता है, ठीक है। अब हिंदी की बोलियाँ बहुत सारे बोलियाँ होती है। इससे पहले अध्ययन करने से पहले मैं ले चलता हूँ एक मैप की ओर, ठीक है। उस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। आपके सामने उत्तर प्रदेश का मानचित्र रख रहा हूँ। इसके रखने का मेरा उद्देश्य है कि आप भली भांति दिमाग में बैठा लें कि कौन सा राज्य है, कहाँ पे है, नहीं है। आपको तभी पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। मैप के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो 50% आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेपाल बॉर्डर जो है, ठीक है, नेपाल से भी उत्तर प्रदेश टच करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, बिहार से भी टच करती है। तीसरा, इधर मध्य प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश टच करती है, और इधर राजस्थान से भी टच करती है, हरियाणा तो हो ही गया, और दिल्ली वगैरह से भी टच करती है। कहने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ बॉर्डर टच करती है, इन सीमाओं पर यहाँ पे मिश्रित बोलियाँ बोली जाती है। मिश्रित कहने का अर्थ है जैसे चीनी प्लस नमक, ठीक है, चीनी प्लस नमक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यह मिश्रण हो जाएगा। उसी प्रकार दो चीज़ों का, जब कोई भी भाषा 2 बॉर्डर पर रहता है, कोई राज्य, ठीक है, गाजियापुर तो बिहार से भी टच करता है, और उत्तर प्रदेश, तो यहाँ के कुछ लोग बिहारी भाषा बोलते होंगे और कुछ लोग क्या बोलते होंगे, गाजियाबाद की भाषा बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा। तो इसको हम मिश्रित भाषा कह सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं शाहजहांपुर कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, बुंदई है, बरेली है। इस तरह से आपको हर राज्य के बारे में जानना चाहिए। भारत के सबसे बड़ा राज्य जो है से उत्तर प्रदेश है, और सबसे बड़ा यहाँ पे विधानसभा जो चुनाव होती है, सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा यहीं पे है। इसीलिए हर नेता लोग क्या करते हैं, इस क्षेत्र को जीतना चाहते हैं, यहाँ से अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। जो यहाँ से जीत गए वो पूरे भारत से जीत लेंगे। कौशाम्बी के बारे में भी अभी आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है, बांदा मिलेगा, और जलौनी, झांसी, इस सब बिंदुओं को आप, ललितपुर,
इस सब चीज़ों को, इन राज्यों को ध्यान से देख लेंगे, एक बार नहीं 10 बार देखेंगे। तब कहीं कनौज देख लीजिए, कनौज कहाँ पे है। अब इटावा भी है। अब यहाँ पे हम आपसे चर्चा करेंगे, देखिए मथुरा भी है कि आगरा है, कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो दिल्ली से टच करता है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, पर यह क्या होता है, दिल्ली से भी टच करता है, राजस्थान से भी टच करता है। ऐसे आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। बात करते हैं कि ये दिखाने का मेरा मकसद केवल बताना ही नहीं, रटने से बचाना है। तो फर्स्ट में हम ले चलते हैं आपको भाषा की ओर। एक तरफ दिया हुआ पश्चिमी हिंदी, ठीक है, और ये है अभ्रंश। अभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा, और यह है बोली, क्या है, यह सब दिया हुआ बोली। और इधर क्षेत्र दिया हुआ, क्षेत्र आपको बाद में बताएंगे क्योंकि भूल जाएंगे। तो पश्चिमी हिंदी से 5 भाषा निकल करके आया है, कौन कौन, बुंदेली, ठीक है, कनौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू। कभी भी पूछेगा आपसे परीक्षा हॉल में कि पश्चिमी हिंदी किस अभ्रंश से निकला है, तो शोरसेनी अभ्रंश से निकला है, पहला पॉइंट। दूसरा पूछेगा कि पश्चिमी शोरसेनी अभ्रंश से, या ऐसे घुमा करके पूछेगा ब्रज भाषा किस अभ्रंश का भाग है, तो आपको लगाना है टिक शोरसेनी से। या पूछेगा पश्चिमी हिंदी से कौन सी भाषा निकल करके आया है, या पूछ देगा ब्रज भाषा किस हिंदी बोली की भाग है, तो पश्चिमी हिंदी का। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और एक देखनी, अब यहाँ पे पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से देखिए, पूर्वी हिंदी का जो निकला है वो अवधी निकला है पूर्वी हिंदी से, और बघेली और एक छत्तीसगढ़ी, 3 भाषा निकला है पूर्वी हिंदी से। और पूर्वी हिंदी किस अभ्रंश से बना है, तो अर्ध मगधी अभ्रंश से। ठीक है, अर्ध मगधी मतलब मगधी कहाँ बोला जाता है, पटना साइड में, पाटलिपुत्र में। यहाँ पे अर्ध मगधी कहने का अर्थ है कि अभ्रंश हर जगह इसलिए लगा हुआ रहा, अभ्रंश को इसलिए पूर्वज मानते हैं, जड़ इसलिए माना गया भाषा का, क्योंकि कोई भी भाषा का जब विकास होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट शुद्ध रूप में नहीं आता है। सबसे पहले जैसे आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वह बच्चा दादा डायरेक्ट नहीं बोलता है, वह दादा करते करते दादा बोलना स्टार्ट करता है, माँ माँ करते हुए माँ बोलना स्टार्ट कर जाता है, पापा करते हुए पापा बोलना स्टार्ट कर जाता है। उसी प्रकार भाषा का भी विकास होता है। तो क्या करता है, जब बच्चा शुरू में दादा बोलता है तो उसको आप अभ्रंश कह सकते हैं, भ्रष्ट भाषा वह बोल रहा है, शुद्ध रूप में तो नहीं बोल रहा है। शुद्ध रूप दादा का दादा ही होता है, पर दादा बोलेगा तो उससे पता चल रहा है कि थोड़ा सा ही दादा की ओर इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, तो इसको आप भ्रष्ट भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो शुद्ध रूप से उच्चारण करना सीख जाता है, तो क्या हो जाता है, वह एक शुद्ध भाषा के अंतर्गत रखी जाती है। यह बात आप भूलेंगे नहीं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषा का उत्पन्न हुआ, कौन कौन, मगही पैदा हुआ, मैथिली पैदा हुआ और भोजपुरी हुआ। या बिहारी हिंदी किससे हुआ, तो मगधी अभ्रंश से हुआ। ध्यान रखेंगे, मगधी अभ्रंश बहुत बार पूछा है। मगधी अभ्रंश इसलिए हम देखिए, इसको रटने का सबसे आसान ट्रिक है, मगधी, मगध कहाँ है, तो पटना में था, पाटलिपुत्र को ही मगध बोला गया था। अब मगध से 3 भाषा का उदय हुआ, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ये भी आपको बताएंगे कि क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र में कहाँ बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, अब पहाड़ी हिंदी से 3 भाषा का उत्पन्न हुआ, 3 भाषा पैदा हुआ। पहाड़ी हिंदी खक्ष शोरसेनी से अभ्रंश से पैदा हुआ, पहाड़ी हिंदी। अब इसे कैसे रटेंगे दोस्त, इसके रटने का सबसे आसान ट्रिक मैं दे रहा हूँ। पहाड़ी हिंदी में क्या होता है, देखेंगे पानी के दिनों में वहाँ की जमीन क्या हुआ, खसक जाता है, घिसक जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं खसकना, मतलब घिसकना। तो पहाड़ी हिंदी किससे पैदा हुआ है, तो खस शोरसेनी अभ्रंश से निकला है। पहाड़ी हिंदी को 3 बोली, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली बोली जाती है, मणिडाली, ठीक है, गढ़वाली और कुमानी। यह ध्यान रखेंगे, कभी कभी परीक्षा हॉल में आपसे पूछ देगा कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 कितने बोलियां पाई जाती है, तो आपको 3 लगाना है। अब यहाँ पे राजस्थानी हिंदी, इसके अंतर्गत 4 बोलियां पैदा हुआ, कौन कौन, मालवी हुआ, मेवाती हुआ, जयपुरी हुआ, मरवाड़ी हुआ। यह किस अभ्रंश से निकला हुआ है, तो शोरसेनी अभ्रंश से। यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, ट्रिक समझिए। राजस्थान में क्या होता है, शोर शराबा ज़्यादा हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ करता था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे राजा वगैरह का किला है, तो क्या है, शोरसेनी अभ्रंश से।
ठीक है। यहाँ पे क्या क्या 4 भाषा निकला था बोली, तो मालवी, मेवाती, जयपुरी, मरवाड़ी। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक चीज़ से आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किससे निकला है? खग सोरसेनी अभ्रंश से निकला है। इसके अंतर्गत में मंडियाली, गढ़वाली, कमानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आप इसे इग्नोर कीजिएगा तो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। यहाँ पे मानचित्र के माध्यम से हमने बता दिया था रायबरेली कहाँ है, मीठी कहाँ है, फैजाबाद, बाराबंकी, ये सब आपको रट लेना है बार बार, इसीलिए क्योंकि अभी हम आपको क्षेत्र के बारे में बताएंगे कौन सा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सब क्षेत्रों में कौन सा भाषा चलता है। तो चलिए अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बोली, अब उसका अन्य नाम भी होता है। जैसे आपके गांव में एक नाम होता है, उपनाम होता है। जैसे आपका नाम यदि घर में कुछ होता है और स्कूल में अलग नाम होता है, उसी को अन्य नाम उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे डिंगल को अन्य नाम क्या है? भट्ट भाषा के नाम से भी जाना जाता है। पिंगल को नाग भाषा को। यहाँ पे दोनों डिंगल और पिंगल एक जैसा सुनने में लग रहा, समानता है, तो रटेंगे कैसे? पिंगल नाग भाषा, ठीक है, नाग भाषा। तो रटेंगे कैसे? नाग जो है से पीता है, क्या पीता? दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है। तो इसको नाग से पिंगल याद रखेंगे, यानी पीता है। नाग क्या करता है? पीता है दूध को। तो यहाँ एक भाषा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। कोरबी, कोरबी खड़ी बोली को ही कोरबी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली को ही कोरबी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी को क्या बोलता है? लहरिया उलाठी बोला जाता है। बंगेली को रिवाई बोला जाता है, ठीक है। इसका उपबोली निपटा भी है। हरियाणवी के बंगरू देशवाली बोला जाता है। हरियाणवी बंगरू, इसलिए बंगरू हरियाणा में क्या ऊँट वगैरह ज़्यादा रहता है। बंगरू मतलब घुंघरू, बंगरू से घुंघरू याद रखेंगे, तो ऊँटों के पैरों में क्या तो घुंघरू बांधा हुआ रहता है। और देशवाड़ी, इसका एक नाम है देशवाली भी है। इसको जाटू बोला जाता है, उपबोली, इसका उपबोली जाटू है, चमराव है। अवधि, अवधि कहाँ पे है? कौसाली और बेसवाड़ी इसका अन्य नाम है। जोल्हा, गोहरा और जुड़ल, ये उपबोली के अंतर्गत हैं, किसका? अवधी भाषा के। ब्रज भाषा, इसको अंतवेदी कहा जाता है। इसका उप भाषा जो है, ठीक है, उपबोली कौन कौन है? तो भुक्सा है, जादोवाटी है, डांगी है, किसका? तो ब्रज भाषा का। उसी प्रकार बुंदेली, बुंदेली को बुंदेलखड़ी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम बुंदेलखड़ी है। और इसकी जो भाषा है, उपभाषा या उपबोली कह ले, पावरी, बनाफरी, लोधांती और निपटा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बार पूछ देगा कि बुंदेली को उपभाषा क्या है, उपबोली क्या है, इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो बुंदेली को बुंदेलखड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसकी उपबोली कौन कौन है? पावरी है, बनाफरी है, लोधांती है और निपटा है, ठीक है। इस तरह से हमने भाषा विज्ञान को कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि पसंद लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट, हिंदी प्रदेश में हिंदी को 5 उपभाषा, इनके अंतर्गत 18 बोलियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं VVI कर रहा हूँ उसको आप किसी भी हाल में बेहोश हैं या नींद में हैं तो भी आप इसे ध्यान में रखेंगे। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली को ही राहुल सकृत्यायन ने खड़ी बोली को कोरबी नाम दिया है। किसको? तो पश्चिमी हिंदी को। इसका अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली, ठीक है, और इसका एक कोरबी भी नाम है। इसके अंतर्गत नाम हिंदुस्तानी नागरी भी कहा गया है। हिंदवी, सिर हिंदी भी मानते हैं, ठीक है। राहुल सकृत्यायन बहुत बड़ा पंडित थे, इन्होंने हिंदुस्तानी नागरिक कहा, हिंदी कहा और सर हिंदी भी मानते हैं। इसका उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। किस किस अर्थों में? तो साहित्य हिंदी के अर्थों में तो जान रहे हैं, पूरा जो अभी चल रहा है वह खड़ी हिंदी का ही रूपांतर हिंदी आया है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली है। बिजनौर की खड़ी बोली है और मेरठ की भी बोली है। कौन? तो खड़ी बोली, ठीक है, जिसको कोरबी के नाम से जाना जाता है। नोट, आज संस्कृत युक्त खड़ी बोली 2 भारत की राजभाषा खड़ी बोली की परिनिष्ठ रूप वर्तमान हिंदी है, जो पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा, प्रशासन, व्यापार तथा सूचना संचार से प्रयुक्त की जाती है। खड़ी बोली के क्षेत्र, देखिए खड़ी बोली के क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद है।
कहाँ पे? तो खड़ी बोली। आपको मैप के माध्यम से समझाए थे कि मैप की हर राज्य को, उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्यों को आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। तो देहरादून के मैदानी भाग में बोली जाती है खड़ी बोली, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, दिल्ली में और कुछ बिजनौर और रामपुर के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। किस भाषा को? तो खड़ी बोली को। एक बार और देख लें, कहाँ कहाँ? देहरादून के इलाकों में, ठीक है। और उसी प्रकार सहारनपुर, तो सहारनपुर कहाँ पे है यह भी आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि देखिए मैप के माध्यम से आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो अच्छी बात है। रामपुर यहाँ पे छोटा सा होने के कारण थोड़ा सा क्या होता है कि आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो लखीमपुर यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। रामपुर देखिए यहाँ पे है, उसके बाद मुरादाबाद यहाँ पे है, ठीक है। बिजनौर इसी के ऊपर है, ठीक है। और देहरादून से, उत्तराखंड क्या है? देहरादून से सटा हुआ है, तो देहरादून से सटा होने के कारण यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। मुजफ्फरनगर भी यहीं पे है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मुजफ्फरनगर कहाँ पे है? तो मुजफ्फरनगर जिस इलाके में बोली जा है मुजफ्फरनगर, वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। तो सीतापुर में भी क्या है? हाँ, मुजफ्फरपुर यहाँ पे है, ठीक है। ये जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 इन क्षेत्रों में क्या होता है? खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। अब सेकेंड है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का अध्ययन करने से पहले कुछ साहित्य की ओर ले चलते हैं। प्राचीन काल में ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं या गौओं का समूह चारागाह के लिए होता था। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। गंगा यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रिसन ने अंतवेदी कहा। बहुत बार प्रश्न में पूछ देगा, गंगा यमुना के मध्यवर्ती होने के कारण इसे डॉक्टर ग्रिसन ने क्या कहा? तो अंतवेदी नाम दिया है। किसको? तो ब्रज भाषा को, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रज भाषा का क्षेत्र का अध्ययन करते हैं कि किन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। यहाँ पे क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, इटावा, बुंदोई, मैनपुरी और बरेली, यहाँ पे ब्रज भाषा का क्षेत्र है। अब मैप के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि यह क्षेत्र कैसे आप याद रखेंगे। रटना नहीं है दोस्तों, केवल मैप आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इटावा कहाँ पे है? तो देखिए इटावा यहाँ पे है, ठीक है। इटावा ये क्षेत्र, इसी के ऊपर जाएंगे तो फिरोजाबाद है, यहाँ पे फिरोजाबाद दिया हुआ है। अब बुलंदशहर दिया है, ठीक है। इटावा के बाद मैनपुरी है। कुछ कुछ चीज़ें हैं कि दूसरे राज्यों में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या है? ब्रज भाषा का क्षेत्र आता है। आगरा देख लें तो आगरा क्या है? यहीं पे झांसी देख लीजिए, आगरा दिल्ली के, हाँ देखिए यहाँ पे अलीगढ़ है। अलीगढ़ में क्या बोला जाता है? ब्रज भाषा बोला जाता है। इसी के मथुरा में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। हाथरस में ब्रज भाषा बोली जाती है। आगरा यहीं पे है, ठीक है। ये लगातार है, अर्थात हम ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? उत्तर, और नीचे दक्षिण, नीचे क्या बोलते हैं? दक्षिण। ये इधर पूर्व बोलते हैं और इधर पश्चिम। तो पश्चिम की साइड में क्या होता है? उत्तर प्रदेश की पश्चिम दिशा में सारे के सारे जगह पर क्या है? ब्रज भाषा बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे? इटावा में, अलीगढ़ में, आगरा में, हाथरस में, ठीक है, और मथुरा में, बुलंदशहर में और बरेली में। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार हरियाणवी को आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। हरियाणा में दिल्ली के देहाती भाग में करनाल, रोहतक और हिसार, पटियाला, जींद, नाभा आदि क्षेत्रों में हरियाणवी बोली जाती है। इसी के मैप के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणवी कहाँ। दिल्ली यदि चले तो दिल्ली देखिए ऊपर में दिल्ली टच करता है, ठीक है। उसी पास करनाल भी है, बिजनौर है, ठीक है। यहाँ पे हिसार जिला है, पटियाला है, इन सब बिंदुओं को, मेरठ है। देखिए जो जो क्षेत्र आपको यहाँ पे दे दिया है, जींद वगैरह, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। गाजियाबाद हो गया, देखिए मेरठ यहाँ पे है, गाजियाबाद है, बगावत है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? हरियाणवी बोला जाता है, क्योंकि हरियाणा से टच है, ठीक है। ये हरियाणा है, सहारनपुर वगैरह क्या है? हरियाणा से टच करता है। तो बुंदेली भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित झांसी। देखिए झांसी कहाँ है? तो झांसी नीचे चला, ये हरा रंग का है, ठीक है। ये हरा रंग का ये झांसी है, तो यहीं पे बुंदेली भाषा बोली जाती है। ऐसे आपको यूट्यूब पर कभी कोई नहीं पढ़ाया होगा
ठीक है। और यहाँ पे छतरपुर है, जलानी है, हमीरपुर है, ग्वालियर है, और औरझा सागर है, होशंगाबाद के आसपास क्षेत्रों में बुंदेली भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पे देख लें, ट्रिक के माध्यम से आपको एक और बता देते हैं कि बुंदेली कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। देखिए बुंदेली भाषा को क्या, और फतेहपुर आदि नहीं, फतेहपुर नहीं दिया, छतरपुर दिया हुआ है। तो छतरपुर कहाँ पे है, तो आपको इसी तरह ढूंढ ढूंढ करके दिमाग में बैठाना है, उतना बताएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। यह क्षेत्र किसका, बुंदेली भाषा का क्षेत्र है। ये तीनों क्या है, यहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है दोस्तों, ठीक है। कनौजी, कनौजी इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई जिले के आसपास बोली जाती है। कहाँ पे, कनौजी। अब यहाँ पे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद तो हमने पिछले बार भी बताया था कि फर्रुखाबाद देखिए कहाँ पे है, मुरादाबाद यहाँ पे है। उसी के नीचे यदि हम चलेंगे फिरोजाबाद है, और फर्रुखाबाद देख लीजिए थोड़ा छोटा होने के चलते, हाँ देखिए फर्रुखाबाद यहाँ पे है, ठीक है, बीच में। ये फर्रुखाबाद में क्या होता है, कनौजी भाषा बोली जाती है। इटावा भी देख लीजिए, इटावा इसी के नीचे इटावा है, यहाँ भी कनौजी भाषा बोली जाती है। शाहजहांपुर देखिए अभी हमने बताया था शाहजहांपुर, तो इस तरह से आपको यहाँ पे रटना है। कानपुर कहाँ है, तो कानपुर भी आपको रट लेना है। इस तरह से हमेशा आपको रटते जाना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। पूर्वी हिंदी की भाषा, पूर्वी हिंदी में दो भाषा उत्पन्न हुआ, अवधी, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी और बघेली। तो अवधी के क्षेत्र कुछ विद्वान जो इसे कौशाली और बेसवाड़ी बोली भी कहते हैं। किसको, तो अवधी भाषा का क्षेत्र है। तो लखनऊ है, इलाहाबाद है, फतेहपुर है, मिर्ज़ापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, फैजाबाद है, गोंडा है, बस्ती है, ठीक है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, बाराबंकी जिला है। इस तरह से किस भाषा के, अवधी भाषा का क्षेत्र है। बंगेली का प्रमुख केंद्र जो है से रीवा है, बहुत बार पूछा है। इसके अलावा रिवाई भी कहते हैं, इसको रिवाई भी बोला जाता है। और दमोह, जबलपुर, मंडला, बालघाट, फतेहपुर, हमीरपुर, बांदा आदि क्षेत्रों में क्या है, बंगेली बोली जाती है। इसका व्यवहार जो बुंदेली मिश्रित रूप से मिलता है। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोला जाता है, सुरगुजा में, कोरिया में, बिलासपुर, रामगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग और नंदगांव, कांकेर आदि क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। राजस्थानी बहुत अच्छा है, इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं है। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। इसको रटने से पहले उत्तर प्रदेश के सभी राज्य आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार नहीं 10 बार, ताकि आपको ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में इतने जिले पाए जाते हैं। मेवाती का क्षेत्र अलवर है, गुड़गांव है, भरतपुर है, और दिल्ली, करनाल इत्यादि क्षेत्रों में मेवाती भाषा बोली जाती है। जयपुरी का प्रमुख केंद्र अजमेर है और किशनगढ़ है। क्या है, अजमेर और किशनगढ़ है। अब हड़ौती के क्षेत्र देखते हैं। हड़ौती एक भाषा है, यह जयपुरी की एक सहायक बोली है जो हाड़ा राजपूताओं द्वारा शासित होने के कारण कोटा, बूंदी, बारा एवं झाड़वाड़ कार क्षेत्र में हड़ौती कहलाता है। मालवी का क्षेत्र, इसका मुख्य केंद्र मालवा है। यह कहाँ पे पड़ता है, इंदौर, उज्जैन, किस क्षेत्रों में, तो मालवी जो है से इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा, उदयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ कहा जाता है। और राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली मरवाड़ी है। पश्चिमी पहाड़ी, इसकी लगभग 30 बोलियां हैं। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने, कौन, डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने बोलियों का विकास खस अभ्रंश से माना है। पहाड़ी से हमने ट्रिक क्या दिया था, पहाड़ी क्या होता है, खसकते हैं जल्दी बरसात के दिनों में, तो खस अभ्रंश से, तथा स्वरसैनी प्रभावित मानते हैं। इसके अलावा लोक साहित्य भी उपलब्ध है। लोक साहित्य कहने का अर्थ होता है अपना क्षेत्रीय साहित्य इसका है, किसका, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी का। क्षेत्रपुर है, यदि क्षेत्र की बात करें तो जौनपुर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चांबा इसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है पश्चिमी पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत दो भाषा का उत्पन्न हुआ, कौन कौन, गढ़वाली, ठीक है, और कुमानी। कुमानी जो है उत्तराखंड के कुमान मंडल में बोली जाती है। कभी भी पूछेगा कि उत्तराखंड में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो कुमानी का। यह राजस्थानी का भी विशेष प्रभाव है इस पर। गढ़वाली मंडल में बोली जाती है, जिसका प्रमुख केंद्र श्रीनगर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली कहाँ बोला जाता है, श्रीनगर में, जो कि मंडल में
प्रमुख गढ़वाल जो है मंडल की प्रमुख बोली मानी जाती है। नोट, कुछ विद्वान ने नेपाली को पूर्वी पहाड़ी भी माना है। ध्यान रखेंगे, पूर्वी पहाड़ी के गोरखाली खक्सकुरा भी कहा जाता है। बिहारी हिंदी भोजपुरी, इसको पूर्वी भी कहते हैं। अब बिहार के शहनाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर बोली का नाम भोजपुरी रखा गया है। क्षेत्र यदि पूछे भोजपुरी का तो बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, शाहजहांबाद और चंपारण और सारण इत्यादि जिलों में भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है। भोजपुरी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि एक भोजपुरी गांव के नाम पर ही इस भाषा का नाम भोजपुरी रखा गया है। मगही का क्षेत्र, मगही पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर। मगही में खेबुना, जेबुना ये सब मगही भाषा के अंतर्गत आता है। अब भोजपुरी में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, उसको भी आप यदि भाषा का यदि विस्तार से यदि जानना चाहते हैं तो आप बनारस चले जाइए तो आपको समझ में आ जाएगी। मैथिली भाषा यह प्राचीन मैथिली प्रदेश की बोली है। इसका विकास मगधी अपभ्रंश के मध्य रूप से चली आ रही है। प्रमुख कवि विद्यापति हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद दास हैं, नागा अर्जुन है। किसका? तो मैथिली भाषा का। इस भाषा का अन्य नाम तिरुहुतिया भी है। इसका 3 लिपि प्रसिद्ध है, मैथिली लिपि, केथी लिपि और नागपुरी लिपि है। कभी पूछेगा कि मैथिली भाषा के कितना लिपियां होती हैं, तो इसका अपना लिपि है और 3 लिपि प्रसिद्ध है, मैथिली लिपि, केथी लिपि और नागपुरी लिपि। केथी लिपि पहले कुछ साल पहले, आज से 30 साल पहले जितने भी जमीन के कागज़ बनते थे, ठीक है, खतियन वगैरह, वो केथी लिपि में ही लिखी जाती थी। मैथिली का क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया और मुंगेर है। किसका? मैथिली का क्षेत्र। याद रखने के बहुत अच्छा ट्रिक है, कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैथिली जो भाषा है से दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर के भी क्षेत्र में बोली जाती है। भोजपुर, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, जौनपुर में बोली जाती है। मालवी जो है मेवाड़, इंदौर, भोपाल, रत्नलाम, झाबुआ, सीतामाऊ और भेजाउर में भी मालवी बोली जाती है। मेवाती, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। मरवाड़ी के जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, मरवाड़ी भाषा। ध्यान रखेंगे। हिंदी की प्रमुख बोलियों का नामांकन राहुल सकृत्यायन ने क्या दिया? कोरवी भाषा दिया है। ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज भाषा नाम दिया है। किसको? तो हिंदी को। बांकीदास ने डिंगल भाषा कहा, ग्रियर्सन ने बिहारी कहा, रैमंड में भोजपुरी कहा, कोलबुक्र में मैथिली कहा और ग्रियर्सन ने राजस्थानी कहा। किसको? हिंदी को। तो हिंदी को 2 नाम दिए, किसने? ग्रियर्सन ने। फर्स्ट, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? ए भोजपुरी, बी मगही, सी जयपुरी, डी मैथिली। आंसर जयपुरी जो है से बिहार की बोली नहीं है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है बिहार की बोली कौन इनमें से नहीं है, नहीं के बारे में चर्चा किया है। इससे क्या होगा? क्वेश्चन हल करेंगे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी। सेकंड है वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी कोरवी, डी मैथिली। आंसर बी होगा, भोजपुरी भाषा जो है से वाराणसी और गोरखपुर के मध्य में बोली जाती है। थर्ड है हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश जो है से हिंदी भाषा के अंतर्गत तो आता है, बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, पर महाराष्ट्र नहीं आता है। ध्यान रखेंगे, डी आंसर। वो हमरा के खेल ही न देत रहे कहाँ की बोली है? राजस्थान की, भोजपुरी की, बी ब्रज की, ग्रामीण खड़ी बोली की। आंसर होगा भोजपुरी की बोली है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन से बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है? कनौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो आंसर होगा डी, जयपुरी नहीं। ये कहाँ की है? तो राजस्थान की है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए इन सभी बिंदुओं को जो हम क्लास आज दिए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। 6 है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली आपसे यह पूछ रहा है दोस्तों। आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी में इसके अंतर्गत कितने आते हैं? तो 5 भाषा आते हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितने? तो देखिए पूर्वी हिंदी में अवधी आता है,
यहीं से ध्यान रखेंगे, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, 3 भाषा आते हैं। क्या? अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, यह ध्यान रखेंगे। ये सब कभी भी आपको पूछ देगा। 7 है, सुरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, राजस्थानी। तो यह ब्रज भाषा की है। ठीक है, किस में रची गई थी? तो ब्रज भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? तो सुरसागर। 8 है, ध्रुपद गायन। 8 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। यहाँ पे पूछ रहा है ध्रुपद गायन, यह ब्रज भाषा से रिलेटेड है। 9 है, ग्वालियर की बोली है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कनौजी। तो ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली है। ठीक है। 10 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 5, 2। तो पश्चिमी हिंदी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5। कौन कौन? तो बुंदेली इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इससे पहले भी बताए हैं, बुंदेली, कनौजी, ठीक है, और ब्रजभाषा, ठीक है, और बांगरू एक आ जाता है, बांगरू। इस तरह से मिलाकर एक दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा हो गया। तो टोटल 5 हो जाते हैं। ठीक है, बांगरू मिला करके देखिए कौन कौन। एक खड़ी बोली हो जाएगा, दक्षिणी नहीं होगा, एक खड़ी बोली, खड़ी बोली। इस तरह से टोटल 5 भाषा हो गया। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कभी भी पूछेगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। कौन कौन? मंडाली, गढ़वाली, कमानी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, मालवी, मेवाती, जयपुरी, मरवाड़ी। इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा करके हमेशा पूछेगा। 11 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। तो रामचरितमानस की जो भाषा है वह अवधी भाषा में रची गई थी। ठीक है। 12 है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुखता विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी। कर्ता के साथ ने का प्रयोग पूछ रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 12 का ये पूर्वी हिंदी का है। 13 है कि कनौजी हिंदी की किस उपभाषा का एक बोली है? पूर्वी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी हिंदी का, पहाड़ी हिंदी का। 13 का बी आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। कनौजी क्या है? पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है। अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये आंसर हो जाएगा बिहार का अंगिका है। ठीक है, इस तरह से परीक्षा हॉल में टीजीटी, पीजीटी, नेट में आपको देखने को मिलेगी। 15 है, मैथिली बोली की प्रिय कवि कौन सी थी? तुलसी, जयसी, विद्यापति, नंददास। आंसर हो जाएगा विद्यापति को ही लगाएंगे, नंददास को नहीं लगाएंगे। ये भी मैथिली का, लेकिन प्रमुखता सबसे ज़्यादा विकास जो है से और उन कविताओं की रचना विद्यापति ने ही की है मैथिली भाषा में। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।